सबसे पहले बात कोरोना संकट की करेंगे। देश में पिछले 2 दिनों में करीब 7 लाख नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। लगातार दूसरे दिन गुरुवार को देश में 3 लाख से ज्यादा मामले मिले हैं। मौत की बढ़ती संख्या भी अब फिक्र बढ़ाने लगी है। हालांकि राहत की बात यह है कि ज्यादातर संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आ रही है और होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में सोमवार से स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको दिखाते हैं। टॉप 9 थर्ड वेव से जंग में। देश में कोरोना की तीसरी लहर में लगातार दूसरे दिन गुरुवार को 3 लाख से ज्यादा नए केस मिले। कल देश में 3,44,000 से ज्यादा संक्रमित मिले, जबकि 698 लोगों की मौत हो गई। तीसरी लहर में एक दिन में पहली बार इतना ज्यादा केस आने के साथ मौत भी हुई है। एक्टिव केस की संख्या भी 20 लाख के पार पहुंच गई है। देश में संक्रमण की दर करीब 16% तक पहुँच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कहा है कि तीसरी लहर में 1 जनवरी से 20 जनवरी तक पॉजिटिविटी रेट 2% से बढ़कर 16.41% तक पहुंच गई है। दिल्ली में वीकली पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा 30.5% है, जबकि महाराष्ट्र में वीकली पॉजिटिविटी रेट 22% है। देश में टीके की 160 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें 94% लोगों को पहली डोज और 72% लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में कुछ दिन संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के बाद पिछले 3 दिनों से कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। गुरुवार को राज्य में 46,197 नए केस मिले और 37 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में कल 5,700 नए केस मिले। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, रायगढ़, पुणे, नासिक, नांदेड़ जैसे जिलों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, लेकिन लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़ने के बावजूद राज्य के सभी स्कूल कॉलेज को सोमवार यानी 24 जनवरी से खोलने का फैसला किया गया है। राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि टास्क फोर्स और एजुकेशन एक्सपर्ट की राय सीएम को भेजी गई थी। मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद ही स्कूल कॉलेज को खोलने का फैसला किया गया। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। दिल्ली में गुरुवार को 12,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले मिले और 43 लोगों की मौत हो गई। संक्रमण की दर दिल्ली में करीब 21.5% है। इस बीच दिल्ली सरकार ने कोरोना टेस्ट की फीस कम कर दी है। अब निजी लैब या अस्पतालों में RT-PCR टेस्ट के लिए 500 की जगह 300 रुपए ही देने होंगे। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट का रेट भी घटाकर 100 रुपए कर दिया गया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर बढ़ने के बावजूद अस्पतालों में बेड ऑक्यूपेंसी उतनी नहीं बढ़ रही है, जितनी कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ रही थी। दिल्ली में किए गए सर्वे से पता चला है कि 99% मरीजों को बुखार है, लेकिन ये 5वें दिन खत्म हो जा रहा है। अगर कोई गंभीर लक्षण नहीं है तो कोरोना संक्रमित हफ्ते भर में ठीक हो जा रहे हैं। दिल्ली में फिलहाल करीब 70,000 एक्टिव केस हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की मौत बढ़ने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने चिंता जताई है। उन्होंने मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव के साथ जिलों के डीएम को संक्रमण की रोकथाम और मरीजों के इलाज को लेकर सभी जरूरी कदम पूरी गंभीरता से उठाने को निर्देश दिए हैं। उन्होंने होम आइसोलेशन वाले मरीजों पर पूरी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। राज्य में कल 5,500 से ज्यादा नए मामले मिले। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण में अचानक आई तेजी के बाद सरकार ने हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लोगों के गैर जरूरी आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4-5 दिनों से हर दिन आने वाले नए केस में चिंताजनक इजाफा देखने को मिल रहा है। कल भी करीब 6,000 नए संक्रमित मिले, जो तीसरी लहर में एक दिन में आए सबसे ज्यादा केस हैं। देश में महाराष्ट्र और दिल्ली के अलावा दक्षिण के 3 राज्य भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कर्नाटक में कल 47,754 नए मामले मिले और 29 लोगों की मौत हो गई। केरल में 46,387 नए संक्रमित मिले और 32 लोगों की मौत हो गई, जबकि तमिलनाडु में 28,561 नए बीमार मिले और 39 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण के 3 राज्यों के अलावा गुजरात में भी कल करीब 24,500 मामले मिले। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगरा बरेली दौरा आज। पश्चिमी यूपी में कैसे बदलेगा सियासी मिजाज? अखिलेश यादव की चुनावी सीट तय। केशव प्रसाद मौर्य बोले, नहीं होने देंगे विजय। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा, हार का डर सता रहा है, इसीलिए अखिलेश ने अपनी जाति बहुल सीट चुनी है। और नवजोत सिंह सिद्धू ने क्यों कहा, पंजाब में पिक्चर अभी बाकी है। चुनावी मैदान से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चुनावी संग्राम। यूपी में चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा और बरेली के दौरे पर रहेंगे। नड्डा इस दौरान 40 विधानसभाओं के पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद बरेली में डोर टू डोर कैंपेन के जरिए बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। नड्डा इस दौरे में आगरा के राउली महादेव मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे।
यूपी विधानसभा के अंतिम चरणों के लिए केंद्रीय बीजेपी चुनाव समिति की बैठक 25 जनवरी को होगी। इससे पहले 23 और 24 जनवरी को यूपी कोर कमेटी की बैठक में इन उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। वहीं कल बीजेपी ने उत्तराखंड चुनाव के लिए अपने 70 में से 59 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि गोवा की 40 विधानसभा सीटों में से 34 उम्मीदवार की लिस्ट जारी की है। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। आजमगढ़ से मौजूदा सांसद अखिलेश पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरेंगे। वहीं एसपी की सबसे मजबूत सीटों में शुमार करहल से अखिलेश के चुनाव लड़ने को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी चुनाव लड़ने की। अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि इतनी करारी टक्कर वहाँ भारतीय जनता पार्टी देगी कि श्री अखिलेश यादव जी को समझ में आएगा साइकिल कैसे चलाए। हाल में कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले इमरान मसूद ने खुद के बीएसपी में शामिल होने के कयासों पर ब्रेक लगा दिया है। इमरान के मुताबिक वो किसान है, उनका टेम्परामेंट बीएसपी वाला नहीं है। इमरान मसूद ने कल अखिलेश यादव से मुलाकात कर कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़वाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर एक विकास उन्मुख सरकार बनानी है तो अखिलेश जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं। तो मैं तो निर्णय बहुत पहले ले चुका हूँ, उसके अंदर बदलाव की कोई बात गुंजाइश कभी थी नहीं। जो पार्टी के अंदर 2-3 से आए हैं उन लोगों को टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश में टिकट न मिलने से हताश कुछ नेता बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोने लगे। मुजफ्फरनगर की सीट से टिकट न मिलने पर कांग्रेस नेता मेराज जहां ने कहा कि कांग्रेस की सेवा के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। मेहनत करने वाले की कोई अहमियत नहीं है। वहीं बुलंदशहर से कांग्रेस की ही रीता रानी शर्मा टिकट न मिलने पर रो पड़ी, जबकि बिजनौर से टिकट न मिलने पर समाजवादी पार्टी के नेता जावेद राइन ने सोशल मीडिया पर रोते हुए वीडियो शेयर किया। रामपुर के नवाब परिवार में सेंध लगाकर बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। रामपुर की स्वार टाडा विधानसभा सीट से कांग्रेस से प्रत्याशी नवाब परिवार से साहबजादे हैदर अली खान ने पाला बदलकर अपना दल ज्वाइन कर लिया है। यहां से उन्हें अपना दल की ओर से टिकट भी मिल सकती है। रामपुर की सियासत में नवाब परिवार का दबदबा रहा है। हैदर अली के पिता और दादी पुराने कांग्रेसी हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण यानी 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। दूसरे चरण में 9 जिले की 55 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन होगा। 22, 23 और 26 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश होने की वजह से नामांकन दर्ज नहीं किया जाएगा। दूसरे चरण के उम्मीदवारों को नामांकन दाखिले के लिए सिर्फ 5 दिन का समय मिलेगा। पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच हालिया मतभेद आलाकमान के लिए सिर दर्द बने हुए थे, लेकिन सिद्धू के एक बयान के बाद कांग्रेस आलाकमान ने राहत की सांस ली होगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम चन्नी के 2 महीने के कार्यकाल की तारीफ की है। चन्नी ने तो अभी ट्रेलर चलाया है, लेकिन ट्रेलर से आप फिल्म का अंदाजा मत लगाइए ना। ये तो आपको फिल्म का जायका देख के ही पता लगेगा। और फिल्म चलेगी 2022 मार्च के बाद। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जनता के बीच सर्वे के बाद अपने सीएम उम्मीदवार भगवंत मान के नाम का ऐलान किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी ने ही अपनी पार्टी के सर्वे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। धर्मवीर गांधी ने दावा किया है कि सर्वे के लिए शेयर किए गए नंबर पर महज कुछ हजार कॉल्स और एसएमएस आए, लेकिन पार्टी ने लाखों का दावा किया है जो फर्जी है। आज सोमनाथ मंदिर के पास बने नए सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को साधने के लिए आज कांग्रेस लॉन्च करेगी युवा घोषणा पत्र। बीजेपी नेता का विवादित बयान, बोला जिसे वैक्सीन नहीं लगवानी वो जहर खाए। और महज एक फोन क्लिक से कैसे मिलेगी आपको अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों की सारी जानकारी। राष्ट्र से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश की बात। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास बने एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। यह सर्किट हाउस करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि मंदिर के पास बने सर्किट हाउस से आने वाले वक्त में तीर्थयात्रियों को फायदा मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी आज यूपी विधानसभा चुनाव में नौजवानों को साधने के लिए युवा घोषणा पत्र जारी करेंगी। दिल्ली के 24 अकबर रोड से दोपहर 12 बजे के आसपास यह घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इस मौके पर बहन प्रियंका के साथ भाई राहुल गांधी भी मौजूद रह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में युवाओं और महिलाओं पर विशेष जोर दे रही है। यूपी के रायबरेली की सदर विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट से विधायक बनी अदिति सिंह ने कल पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। अदिति ने कांग्रेस अध्यक्ष और रायबरेली से ही सांसद सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा है। अभी हाल ही में अदिति ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ सियासी पारी खेलने का फैसला किया है।
कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन नेताजी लोग जैसे कुछ समझने को तैयार ही नहीं। बीजेपी के विधायक संजय गुप्ता यूपी के कौशाम्बी में एक सम्मेलन में शामिल हुए, जिसमें सैकड़ों लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के एक साथ बैठे नजर आए। वहीं फिरोजाबाद की सिरसागंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सर्वेश यादव ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया। यूपी में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने के साथ नेताओं के बयान मर्यादा की रेखा लांघने लगे हैं। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल ने मतदाताओं को सरकार की वैक्सीनेशन में उपलब्धि को गिनाते गिनाते एक विवादित बयान दे दिया। 150 करोड़ लोग वैक्सीन लग गया, जिसको लगवानी नहीं हो तो खाने जहर को दिक्कत नहीं है। 150 करोड़ लोग वैक्सीन लग गया, जिसको लगवानी नहीं हो तो खाने जहर को दिक्कत नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में आपको अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के बारे में जानने के लिए ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐसा मोबाइल ऐप जारी किया है जिसकी मदद से महज एक क्लिक में आपको अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों का सारा कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा। KYC ECI नाम से ये ऐप एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, जिसकी मदद से आप उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड देखकर सही या गलत का चुनाव कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस के पहले इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल पर जलने वाली ज्योति में विलय करने का फैसला किया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद आज दोपहर में अमर जवान ज्योति को बुझा दिया जाएगा। शहीदों के सम्मान में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति जलाने की शुरुआत 1970 के दशक में पाकिस्तान पर भारत की यादगार जीत के बाद हुई थी। पूरा दिल्ली NCR गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर हाई अलर्ट पर है। गुरुग्राम पुलिस ने शहर की सुरक्षा में चौकसी बढ़ाने के लिए क्विक रिस्पांस टीमों का गठन किया है, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर कड़ी नजर रख रही है। इसमें मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर CCTV कैमरे की मदद से निगरानी की जा रही है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला पार्ल के बोलैंड पार्क में आज दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला इसी मैदान पर 20 जनवरी को खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम को 31 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। सीरीज में बने रहने के लिए भारतीय टीम को आज का मैच हर हाल में जीतना ही होगा। मुंबई में नेवी डॉकयार्ड पर INS रणवीर में हुए धमाके में शहीद कृष्ण कुमार को दी गई अंतिम विदाई। बिहार में क्यों नहीं थम रहा जहरीली शराब से मौत का सिलसिला। दिल्ली के सुल्तानपुर में एक शख्स की हत्या के बाद सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की थी साजिश, और कहां बदमाशों ने ज्वेलर को मारी गोली। राज्यों की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। मुंबई में इंडियन नेवी डॉकयार्ड पर INS रणवीर में हुए ब्लास्ट के दौरान शहीद हुए नौसेना के जवान कृष्ण कुमार का कल उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हरियाणा के पानीपत के शहीद कृष्ण कुमार का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके घर पहुंचा, परिवार के साथ पूरे गांव के लोगों की आंखें नम हो गई। शहीद के बेटे ने कहा कि वो भी सेना में शामिल होकर पिता का सपना पूरा करेंगे। बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध और जहरीली शराब से मौत के मामले कम नहीं हो रहे हैं। ताजा मामला छपरा का है। यहाँ 5 लोगों की संदिग्ध मौत को लेकर SP संतोष कुमार ने थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया है। मकेर प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्र के गांव के जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों का कहना है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। हालांकि प्रशासन ने अभी शराब से मौत की पुष्टि नहीं की है। बिहार के गया में उत्पाद विभाग ने एम्बुलेंस से 100 कार्टन शराब जब्त की है। ये शराब बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड के रांची से पटना लाई जा रही थी। एम्बुलेंस के साथ एक वैन को भी जब्त किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में शराब के कार्टन थे। जांच पड़ताल के दौरान मौके से एम्बुलेंस का ड्राइवर तो फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी बाइक में लगी आग को बुझाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस का कहना है कि 17 जनवरी को एक शख्स की हत्या हुई थी। उसी दौरान हत्या के आरोपी के घर के बाहर दोनों पक्षों में हुई लड़ाई झगड़े में 2 बाइक में आग लगा दी गई थी। पुलिस हत्या के आरोपी इरफान समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और जल्द ही बाइक में आग लगाने वाले को भी गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के दलपतपुर में एक ज्वेलर की दुकान में लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने सुमित वर्मा नाम के ज्वेलर को गोली मार दी। गोली लगने से दुकान मालिक बुरी तरह से घायल हो गया। दुकान में 2-3 हथियारबंद बदमाश घुसे थे, जिसमें एक बदमाश को दुकान मालिक के भांजे ने डंडा मारकर पकड़ लिया। बाकी बदमाश मौके से फरार हो गए। राजस्थान के श्रीगंगानगर के चूनावड़ गांव में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां 25 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गांव में भी ज्यादातर लोग कोरोना से संक्रमित हैं। स्कूल के 6 टीचर और अस्पताल के 7 स्टाफ भी संक्रमित हो गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के संक्रमित होने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। कल गाँव में लिए गए सैंपल की जाँच में 60 युवक कोरोना पॉजिटिव निकले।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जिले के एसडीएम नीलेश शर्मा से सवाल पूछने पर एक स्थानीय पत्रकार शिवम पाठक की पिटाई कर दी गई। पिटाई एसडीएम की सुरक्षा गार्ड और उनके समर्थकों ने की। पत्रकार गांव में हो रहे धरने प्रदर्शन पर लोगों से प्रतिक्रिया ले रहा था, लेकिन एसडीएम ने पत्रकार को उनसे सवाल करने को कहा, लेकिन सवाल करते ही एसडीएम ने पत्रकार को धक्का मारकर गिरा दिया। श्रीनगर के आली कदम इलाके में आग लगने से 7 मकान जलकर राख हो गए। इस हादसे में बुरी तरह घायल 56 साल की एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आग रहबाल साहब दरगाह के पास एक 3 मंजिला इमारत में लगी थी। जल्द ही इसने इमारत की सभी घरों को अपने चपेट में ले लिया। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चला है। ओडिशा के गजपति जिले के जयपुर गांव में खराब सड़क की वजह से एम्बुलेंस स्टाफ ने एक गर्भवती महिला को 2 किलोमीटर तक कंधे पर स्ट्रेचर लेकर अस्पताल पहुंचाया। अगर वक्त पर महिला को अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता तो महिला और उसके बच्चे की जान भी जा सकती थी। अस्पताल में महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। सोशल मीडिया में एम्बुलेंस के सभी स्टाफ की इस पहल की तारीफ हो रही है। अब किस बैंक ने बढ़ाई एफडी पर ब्याज दरें? वोडाफोन आइडिया की नई मुश्किलें क्या हैं? देश में बेरोजगारों की हुई कितनी संख्या? और झारखंड में पेट्रोल पर कैसे मिलेगी 25 रुपए की सब्सिडी? कारोबार और आपकी जेब पर असर डालने वाली खबरों के लिए देखिए मनी 9। आयकर विभाग ने यूलिप पर टैक्स की गणना के लिए नए नियम जारी किए हैं। सीबीडीटी ने यूलिप में कैपिटल गेन्स की गणना के लिए नए नियमों को स्पष्ट कर दिया है। दरअसल बजट 2021 में ये प्रस्ताव किया गया था कि अगर यूलिप में सालाना निवेश 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो रिटर्न पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। निवेश की ये सीमा 1 फरवरी 2021 से खरीदी गई पॉलिसी पर लागू है। निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने अपनी 2 करोड़ रुपए तक की फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में वृद्धि का ऐलान किया है। नई ब्याज दरें तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गई है। बैंक के मुताबिक 1 से 2 साल की अवधि वाली एफडी पर अब 5.10 से 5.25% ब्याज मिलेगा। नवंबर 2021 में करीब 19 लाख ग्राहकों ने वोडाफोन आइडिया का साथ छोड़ दिया है। ग्राहकों के मामले में पिछले 5 महीनों में कंपनी के लिए ये सबसे बड़ा झटका है। इन 19 लाख में से करीब 12 लाख ग्राहक ग्रामीण क्षेत्र के थे जिन्होंने वोडाफोन आइडिया का साथ छोड़ दिया। इसकी प्रमुख वजह घटिया नेटवर्क सिग्नल माना जा रहा है। फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने सब्सक्रिप्शन ओनली फीचर की शुरुआत की है। इससे क्रिएटर्स अपने कंटेंट से कमाई कर पाएंगे। हालांकि अभी ये फीचर कुछ अमेरिकी क्रिएटर्स के लिए लाइव किया गया है। इस फीचर की मदद से क्रिएटर्स अपने पेड फॉलोअर्स को एक्सक्लूसिव लाइव वीडियो और स्टोरीज का एक्सेस दे सकेंगे। LIC के IPO से सरकार की उधारी या वित्तीय घाटा कम होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। SBI इकोरैप के मुताबिक अगर LIC का IPO वित्त वर्ष 2021 से 22 में ही पूरा हो जाता है तो सरकार की झोली में करीब 3 लाख करोड़ रुपए की नकदी होगी। इससे सरकार को वित्त वर्ष 2022 से 23 का वित्तीय घाटा काबू करने में मदद मिल सकेगी। 5G सर्विस के डर से अमेरिका के लिए अपनी नई उड़ानों को रद्द करने वाली एयर इंडिया को विमान कंपनी बोइंग ने अमेरिका में 20,777 के संचालन की मंजूरी दे दी है। इसके बाद पहली उड़ान गुरुवार को सुबह जॉन एफ कैनेडी के लिए रवाना हो गई। झारखंड में 2 पहिया वाहन मालिकों को पेट्रोल पर 25 रुपए लीटर का डिस्काउंट लेने के लिए अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। सीएम सोरेन ने पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की थी। अब इसके लिए एक ऐप पेश किया गया है। इससे लाभार्थी को 1 महीने में 10 लीटर पेट्रोल 25 रुपए के डिस्काउंट पर मिलेगा। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की यील्डर बढ़ने, विदेशी निवेशकों की निकासी और कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजों की वजह से शेयर बाजारों पर दबाव बना हुआ है। गुरुवार को सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1% की गिरावट हुई। बीते दिन कारोबारी दिनों में सेंसेक्स 1844 और निफ्टी 551 अंक टूटा है। इससे निवेशकों के 6,56,000 करोड़ रुपए डूब गए। दिसंबर 2021 तक देश में बेरोजगारों की कुल संख्या 5.3 करोड़ है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक 3.5 करोड़ बेरोजगार ऐसे हैं जो सक्रियता से काम की तलाश कर रहे हैं। इसमें महिलाओं की संख्या 80 लाख है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।